हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुबोध डिजिटल क्लासेज। आज हम जो क्रिया के बाकी के जो भेद थे उनके बारे में पढ़ेंगे। हाँ, तो पहले कर्म के आधार पर जो क्रिया के दो भेद थे, सकर्मक और अकर्मक, उनके बारे में पढ़ लिया है। अब संरचना के आधार पर संरचना के आधार पर पढ़ेंगे। तो संरचना के आधार पर क्रिया के 5 प्रकार होते हैं। पहला है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। अर्थात जिस भी वाक्य में एक साथ दो क्रियाएं हो रही हो उसमें संयुक्त क्रिया होती है। जैसे ये उदाहरण दिया गया है कि अतिथि आ गए, स्वागत करो। इसमें अतिथि आ गए ये पहली क्रिया है, आ गए, और स्वागत करो ये दूसरी क्रिया होगी। अर्थात जिसमें दो क्रियाएं साथ में हो रही है उसमें संयुक्त क्रिया होती है। तो संयुक्त क्रिया की परिभाषा है जब दो या दो से अधिक भिन्न, जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो, क्रियाओं का मेल हो, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। और इसका उदाहरण है ये अतिथि आ गए, स्वागत करो। उदाहरण है अतिथि आ गए, स्वागत करो। तो अतिथि आ गए ये पहली क्रिया होगी, यानी प्रमुख या मुख्य क्रिया होगी। इसी के साथ ही स्वागत करो ये इसकी सहायक क्रिया होगी। अर्थात इसमें जहां पर भी दो क्रिया साथ में हो, एक मुख्य क्रिया हो और यहाँ प्रधान क्रिया हो और दूसरी जो हो वो उसकी सहायक क्रिया होती है। अर्थात जिसमें दो क्रिया साथ में होती है वो संयुक्त क्रिया होती है। अब आगे है नाम धातु। नाम धातु क्रिया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द जब धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं, अर्थात संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द जब धातु के रूप में प्रयुक्त होते हैं तब उन्हें नाम धातु कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द जब धातु के रूप में प्रयुक्त होते हैं उसे नाम धातु कहते हैं। और इन्हीं नाम धातु शब्दों के साथ जब प्रत्यय लगा दिया जाता है और प्रत्यय लगाकर क्रिया बनाई जाती है तो इसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। दूसरा है नाम धातु क्रिया। इसकी परिभाषा है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द जब धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं, शब्द जब धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं उसे या उन्हें नाम धातु तब उन्हें
नाम धातु कहते हैं तथा इन नाम धातु शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाई गई जो क्रिया होती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। अर्थात जो भी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द धातु के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें नाम धातु कहते हैं। और इन्हीं नाम धातु शब्दों के साथ प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनाई जाती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है, हाथ, ये एक संज्ञा शब्द है और इसी को हत्या, ये नाम धातु, नाम धातु, यानी कि ये धातु के रूप में प्रयुक्त किया गया है, इसलिए ये नाम धातु बन गया। हाथ पहले संज्ञा शब्द था, अब वो ये धातु के रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए ये हत्या बन गया है। और इसी के साथ ना प्रत्यय लगा करके क्रिया बनाई गई है, इसलिए इसमें नाम धातु क्रिया बन गई है। उसी तरह सुखा जो विशेषण है और इसे धातु के रूप में भी सुखा ही बन गया, और इसी के साथ ये ना प्रत्यय जुड़ा है, इसलिए सुखाना ये नाम धातु क्रिया बन गई है। इसी तरह अपना में भी नाम धातु, ये धातु के रूप में अपना ही बनता है, और आगे जब इसके साथ ना प्रत्यय जुड़ा दिए क्रिया बन गया है, क्रिया। आगे तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता श्रव्य कार्य का संपादन न कर किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करे या करवाए उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अर्थात वह क्रिया जिसमें कर्ता वो कार्य श्रव्य न करके किसी अन्य से वो कार्य करवाए या उससे वो कार्य करने के लिए प्रेरित करे उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण है कि सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, अर्थात कर्ता इसमें सरपंच है, लेकिन ये कार्य सरपंच ने खुद ने न करके दूसरों से करवाया, अर्थात दूसरों को प्रेरित किया है। अर्थात जिसमें कोई करता है वो सभ्य कार्य न करके दूसरों को कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसमें प्रेरणार्थक क्रिया आती है। तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया। इसकी परिभाषा है कि जब कर्ता श्रव्य कार्य का संपादन न कर किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करे या करवाए उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ये उदाहरण है सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, अर्थात सरपंच से इसमें करता सरपंच है, लेकिन ये कार्य सरपंच अर्थात जिसने सभ्य न करके दूसरों से करवाया, अर्थात दूसरों को प्रेरित किया है। अब आगे पूर्णकालिक क्रिया। जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त होती हो तथा उसमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हो जाती है, उसे पहले संपन्न होने वाली जो क्रिया होती है वो पूर्णकालिक क्रिया
कहलाती। अर्थात जहां पर दो क्रियाएं साथ में हो रही है और उन दो क्रियाओं में से एक क्रिया है जो दूसरी क्रिया से पहले संपादित हो रही है, अर्थात पूरी हो रही है, तो उस क्रिया को जो पहले पूरी हो रही है उस क्रिया को पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। हाँ, आगे है पूर्णकालिक क्रिया। तो इसकी परिभाषा है, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हो, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हो, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हो तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो, तो जो हो तो पहले संपन्न हुई क्रिया को पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। अर्थात दो क्रिया है और उन दो क्रियाओं में से कोई एक क्रिया है जो दूसरी क्रिया से पहले संपादित हो रही है, तो जो भी क्रिया पहले संपादित हो रही है उसको पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। और इसमें एक और है कि मूल धातु में क्र लगाने से सामान्य क्रिया को पूर्णकालिक क्रिया में बदला जा सकता है। स्टार लगाओ और इसमें लिखो कि मूल धातु में कर लगाने से सामान्य क्रिया को पूर्णकालिक क्रिया में क्रिया का रूप दिया जा सकता है। अर्थात कोई एक मूल जो धातु होती है उसके साथ कर लगाने से जो सामान्य क्रिया होती है उसको पूर्णकालिक क्रिया में बदला जा सकता है। जैसे यहां उदाहरण दिया गया है, बलवीर खेलकर पढ़ने बैठा। बलवीर खेलकर पढ़ने बैठा। तो ये खेलकर है ना, इसमें जो मूल जो धातु है वो तो खेल है और इसी के साथ कर लगा दिया गया है। जैसे ये कर ऐड हो गया, ये क्या बन गई, ये पूर्णकालिक क्रिया बन गई है। इसी तरह नीचे भी है कि वह पढ़कर सो गया, इसमें मूल जो धातु है वो तो पढ़ है और इसके साथ कर लगा दिया गया है, इसलिए ये पूर्णकालिक क्रिया बन गया है। एक और है इसमें तात्कालिक क्रिया।
हाँ, तात्कालिक क्रिया जिसमें एक क्रिया के समाप्त होते ही, अर्थात एक क्रिया जैसे समाप्त होती है तत्काल दूसरी क्रिया घटित होते ही होती है। हाँ, तात्कालिक क्रिया, और इसकी परिभाषा है कि जब एक क्रिया समाप्त होती है, जब एक क्रिया समाप्त होती है तत्काल दूसरी क्रिया घटित होती है, दूसरी क्रिया घटित होती है, उसे तात्कालिक क्रिया कहते हैं। अर्थात पहले तो थी वो पूर्णकालिक क्रिया थी, जो कि दो क्रियाएं हो रही है, उनमें जो पहले, अर्थात दो क्रियाओं में जो पहले संपादित हो रही है उसको पूर्णकालिक कहते थे। अब है तात्कालिक। तात्कालिक अर्थात कोई पहले क्रिया हो रही है, उसके बाद जस्ट यानी उसके तत्काल में दूसरी कोई क्रिया हो रही है, उसको तात्कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है कि पुलिस के आते ही चोर भाग गया। इसके साथ एक और ऐड करना है, स्टार लगाओ, कि जो धातु के साथ तेल लगाकर इस क्रिया का निर्माण किया जाता है। धातु के साथ तेल लगाकर इसका निर्माण किया जाता है। अब पहले जो था वो कर था, अर्थात जो पूर्णकालिक क्रिया थी उसमें कर जुड़ रहा था, इसमें ते जुड़ रहा है। जैसे उदाहरण है कि पुलिस के आते ही चोर भाग गया। यहाँ जो ये आते हैं इसमें मूल जो धातु है वो आ है, लेकिन इसके पीछे तार जुड़ गया है, इसलिए ये तात्कालिक क्रिया हो रही है। अब हाँ, पुलिस के आते ही चोर भाग गया। आगे कृदंत क्रिया। अब कृदंत क्रिया यानी कि क्रिया शब्दों में जुड़न वाले जो प्रत्यय होते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जुड़न वाले, जैसे ये उदाहरण दिया गया है, चल, ये है ना, ये चिन्ह, ये जुड़न वाला हो गया। यानी कि क्रिया शब्द, कोई क्रिया शब्द है उसके साथ जुड़न वाले जो प्रत्यय होते हैं उनको कृत प्रत्यय कहते हैं, और इन्हीं कृत प्रत्ययों से जो शब्द बनते हैं उनको कृदंत कहते हैं। और इन जो क्रिया शब्द के अंत में, जो कृदंत जो शब्द होते हैं उनके अंत में जब प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनाई जाती है उसको कृदंत क्रिया कहते हैं। कृदंत क्रिया, इसकी परिभाषा है कि क्रिया शब्दों में जुड़न वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जुड़न वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तथा कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। कृदंत कहलाते हैं।
और इन्हीं कृदंत शब्दों के साथ जब कोई प्रत्यय जुड़ाकर या प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनाई जाती है उसको कृदंत क्रिया कहते हैं। कृदंत शब्दों के साथ प्रत्यय लगाकर बनाई गई क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। अर्थात जब क्रिया शब्द होते हैं उसके साथ जो जुड़न वाले जो प्रत्यय होते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं, और इन कृत प्रत्ययों से जो शब्द बनते हैं उन्हें कृदंत कहते हैं। और जो कृदंत जो शब्द होते हैं, कृदंत होते हैं, उन शब्दों के साथ प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनाई जाती है उसको कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ जो मूल शब्द है वो छल है, और इसी के साथ जो ये जुड़न जुड़ लगा दिया है इसलिए ये कृत प्रत्यय बन गया है, और इसी कृत प्रत्यय से बने जो भी शब्द होते हैं उनको कृदंत कहते हैं। अर्थात ये शब्द है जैसे चल, लिख, ये हो गए कृदंत, और इन्हीं के साथ जो प्रत्यय लगा दिया गया है, जैसे यहाँ पे लगाया गया है छल के साथ ना, ता, कर, जो इनके साथ जो प्रत्यय लगा दिया गया है और इन प्रत्ययों के बाद जो क्रिया बनती है उसको कृदंत क्रिया कहते हैं। तो ये थे अपने चलसना के आधार पर भेद। अब काल के आधार पर भेद है, उनके बारे में पढ़ेंगे। हाँ, काल के आधार पर भेद। तो काल के आधार पर 3 भेद है। तो काल के आधार पर 3 भेद है। पहला है भूतकालिक क्रिया। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य के संपन्न होने का बोध हो उसे भूतकालिक क्रिया कहते हैं। अर्थात बीता जो समय है, भूतकाल में अगर कोई घटना घटित हो रही है उसका अगर बोध हो रहा है तो उसे भूतकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह विदेश चला गया, वह विदेश चला गया, अर्थात अतीत की बात, भूत की बात हो रही है कि वह विदेश चला गया है। हाँ, तो काल के आधार पर पहली क्रिया है भूतकालिक। भूतकालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया। भूतकालिक क्रिया की परिभाषा है क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य के संपन्न होने का बोध हो, संपन्न होने का बोध हो उसे भूतकालिक क्रिया कहते हैं। उदाहरण है वह विदेश चला गया। अर्थात कोई भी क्रिया हो रही है जो भूतकाल में अर्थात अतीत के बारे में बताती है, अतीत के बारे में होने का बोध कराती है, उसमें भूतकालिक क्रिया होती है। जैसे वो विदेश चला गया यानी कि वो अतीत के बारे में पहले की बात बता रहा है कि वो चला गया है। अब आगे दूसरा है वर्तमानकालिक क्रिया। क्रिया का वह रूप जिसमें वर्तमान समय में अर्थात अभी वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता हो, उसमें वर्तमानकालिक क्रिया कहलाती है। अर्थात कोई कार्य हो रहा है जो वर्तमान में अभी होने का बोध हो रहा है, उसमें वर्तमानकालिक क्रिया होती है। जैसे गीता
ओकी खेल रही है। विमल पुस्तक पढ़ रहा है, अर्थात वो खेल रही है, अभी खेल रही है वर्तमान में। और विमल है वो पुस्तक पढ़ रहा है, यानी कि वर्तमान में पढ़ रहा है, यानी वर्तमान में कोई कार्य के होने का बोध होता है, उसमें वर्तमान कालिक क्रिया होती है। तो दूसरा है वर्तमान कालिक क्रिया। इसकी परिभाषा है क्रिया का वह रूप जिसमें वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है। उसे वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। उदाहरण है गीता पुस्तक पढ़ रही है, अर्थात वह पुस्तक पढ़ रही। और कोई भी कार्य हो रहा है वो वर्तमान, यानी कि अभी वर्तमान काल में हो रहा है, वर्तमान काल में वो होने का जो बोध होता है वहां पर वर्तमान कालिक क्रिया होती है। जैसे यहां पर है कि गीता पुस्तक पढ़ रही है, अर्थात वो वर्तमान में पढ़ रही है। आगे तीसरा है भविष्यकालीन क्रिया। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के होने का बोध होता हो, उसे भविष्यकालीन कालिक क्रिया कहते हैं। अर्थात कोई कार्य हो रहा है, यहाँ कोई कार्य है, उसका भविष्य में अर्थात आने वाले समय में कोई कार्य होने का बोध होता है, उसमें भविष्यकालीन क्रिया होती है। अर्थात कोई कार्य भविष्य में होगा, यहाँ आने वाले समय में होने का बोध होता है, वहां पर भविष्यकालिक क्रिया होती है। जैसे गार्गी छुट्टियों में कश्मीर जाएगी, अर्थात वह भविष्य में यानी आगे आने वाले समय की बात बता रहा है कि जो गार्गी है वो छुट्टियों में कश्मीर जाएगी। दिनेश निबंध प्रतियोगिता में भाग लेगा, यानी आने वाले समय में जब भी निबंध प्रतियोगिता होगी तब वो उसमें भाग लेगा। तो तीसरा है भविष्यत कालिक क्रिया। इसकी परिभाषा है कि क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के होने का बोध होता हो, उसे भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। उदाहरण है गार्गी
छुट्टियों में कश्मीर जाएगी। अर्थात कोई कार्य है या कोई क्रिया है वो आने वाले समय में होने का बोध होता है, उसमें भविष्यकालीन क्रिया होगी। जैसे जो गार्गी है वो छुट्टियों में कश्मीर जाएगी, अर्थात आने वाले समय में वो जाएगी। तो ये थी क्रिया और क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर, काल के आधार पर और संरचना के आधार पर। बाकी जो है वो आगे बढ़ेंगे। बस क्लियर।